Good evening, बच्चों. So basically, this is the today's session is session number 2 of final accounts. Final accounts. ठीक है? बता देना. Okay. Good evening, बच्चों. आज के सेशन में हम ये हमारा सेशन नंबर 2 है जिसमें हम फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट की बात करेंगे. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ट्रेडिंग अकाउंट और बेसिक ऑफ फाइनल अकाउंट्स. तो आज के सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे और ये विदाउट एडजस्टमेंट का फाइनल सेशन होगा जिसमें सारी चीज कंप्लीट हो जाएंगी. तो आज के एजेंडे में क्या क्या है वो देख लेते हैं. सबसे पहले आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. हमने पिछले सेशन में ट्रेडिंग बात करी थी, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है उसकी बात करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज एंड फॉर्मूलेज की बात करेंगे. बैलेंस शीट की फॉर्मेट की बात करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे विच आर हेल्पफुल. सो लेट्स स्टार्ट विद डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने कल बात कर ली थी. ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या ग्रॉस लॉस मिलता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इट शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. यहाँ सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट में मैंने लिखा है डायरेक्ट रेवेन्यू को हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं और यहाँ इनडायरेक्ट रेवेन्यू और नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू को हम रिकॉर्ड करते हैं. ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है इसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. एंड दैट इज द रीजन कि जब आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो आपने एंट्री कैसे की थी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो आपने ट्रेडिंग का प्रॉफिट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था. लेकिन पीएनएल अकाउंट जो प्रॉफिट आएगा इसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करोगे. तो इस तरह से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इंटरकनेक्टेड होते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला उसको आपने फॉरवर्ड कर दिया पीएनएल अकाउंट में. पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट मिला उसको आप बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर लोगे. उसकी एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. सिमिलरली लॉस की बात करें तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा. जब भी हम लॉस की बात करेंगे तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. और जब हम ट्रांसफर करेंगे नेट लॉस को बैलेंस शीट में तो एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसमें वही है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस यहाँ से मिलता है ट्रेडिंग अकाउंट से. इसमें आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलता है. यहाँ आप सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड में और यहाँ आप इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हो डेबिट साइड में. यहाँ आप डायरेक्ट इनकम को रिकॉर्ड करते हो क्रेडिट साइड में. यहाँ इनडायरेक्ट इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को रिकॉर्ड करते हो आप क्रेडिट साइड में. यहाँ आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है और यहाँ आपके पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है. जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको आप पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो. जो यहाँ नेट प्रॉफिट आता है उसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो एंड वाइस वर्सा फॉर द लॉस. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का छोटा सा एक हम फॉर्मेट देख लेते हैं. So basically profit and loss account, it is a nominal account similar to the trading account. It records all the expenses in the debit side. When I say expenses, तो direct expenses को हमने trading account में record कर लिया था. तो हमारे पास जो indirect expenses हैं, जो हमारे पास indirect और non operating expenses हैं and non operating expenses हैं, उनको हम यहाँ record करेंगे. जो indirect और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उनको हम यहां रिकॉर्ड करेंगे. मैं आपको थोड़ा एक्सपेंसेस और इनकम के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं. एक्सपेंसेस और इनकम की बात करें तो इस तरह से होता है और ये रेवेन्यू नेचर का ही है. पिछले सेशन में हमने कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर ली थी. तो आज रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम के बारे में थोड़ी डिटेल्ड बात कर लेते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हैं. नॉर्मली एक्सपेंसेस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक हमारा होता है रिलेटेड एक्सपेंसेस जिसको हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं और दूसरा होता है हमारा नॉन रिलेटेड एक्सपेंसेस जिसको हम नॉन ऑपरेटिंग या नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं. ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? रिलेटेड एक्सपेंसेस को हम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस बोलते हैं. डिफरेंस क्या होता है? तो जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से लेके और उसकी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी खर्चे होते हैं वो
आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे हमारे पास मशीनरी है और वो मशीनरी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमें सेल करना पड़ा, उसमें लॉस हो गया, सो दीज आर द नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये रूटीन बेसिस पे इनकर्ड नहीं होते हैं। इनकम की मैं बात करूं तो इनकम भी दो तरह से हो सकता है, एक रिलेटेड इनकम होता है जिसको आप ऑपरेशनल इनकम बोलते हो, और एक आपका नॉन रिलेटेड इनकम हो सकता है, एक आपका नॉन रिलेटेड इनकम हो सकता है। तो जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, और इसको आप ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में एकोमोडेट करते हो, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपने इसको एकोमोडेट कर लिया। दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है इसको आप पीएनएल अकाउंट में एकोमोडेट करते हो, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आप इसको लिखते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, पहला होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, यहाँ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होता है। जैसे यहाँ आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लिया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेल कैसे होगा, उसके ऊपर क्या खर्चे लगेंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट कैसे होगी, उसके लिए एक ऑफिस कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि कस्टमर आपके फैक्ट्री में तो आपको विजिट नहीं करेंगे, तो ऑफिस में आएंगे, तो ऑफिस का आपने रेंट पे लिया, उसके ऑफिस की रेंट की कॉस्ट आएगी, एम्प्लॉय रखे उसकी सैलरी आएगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट आएगा, टेलीफोन बिल लगेंगे, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, देयर आर सो मेनी एक्सपेंसेस जिसको मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में रखता हूं, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ही पार्ट है। यहाँ भी जो रिलेटेड इनकम है वो दो तरह के, एक डायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम को हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में करते हैं, और सिर्फ एक ही इनकम सेल्स जो है आपका डायरेक्ट इनकम है, और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट इनकम। तो बेसिकली ये जो आपका डेबिट जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इफ कंपेयर बाय डायरेक्ट इनकम, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के रिस्पेक्टिवली आप डेबिट और क्रेडिट साइड में लिखाते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और डायरेक्ट इनकम आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हो, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस बताता है। जो डायरेक्ट इनकम है, इफ एक्सीड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस देन देयर इज अ प्रॉफिट कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट, इफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज एक्सीडिंग डायरेक्ट इनकम देन देयर इज अ लॉस एंड कॉल्ड ग्रॉस लॉस। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम माइनस कर दें और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर दें, तो ये हमारा ऑपरेशनल प्रॉफिट बन जाता है। देखो, देयर आर थ्री प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर लिया और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम प्लस कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। सो देयर आर थ्री प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। कुछ एग्जांपल यहां लेते हैं। तो जैसे इस साइड में हम सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट हुआ है उसको हमने यहाँ ट्रांसफर कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया, ठीक है। तो प्रॉफिट इस साइड में ट्रांसफर हो गया, लॉस हो जाएगा दिस साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, एंड स्टार्ट फ्रॉम दिस। जैसे सैलरीज है, ऑफिस रेंट है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंटरेस्ट पेड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स। इसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जैसे डिप्रिशिएशन आ सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आ सकता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस को हमने यहाँ लिख लिया। इस साइड में कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये हमारा आ जाएगा। एंड एज वी नो कि सम टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड, पहला कंडीशन आएगा सम टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग डेबिट साइड, देन दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। ये क्या हो जाएगा फिर? नेट प्रॉफिट हो जाएगा। एंड सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ द सम टोटल ऑफ डेबिट साइड इज एक्सीडिंग क्रेडिट साइड, देन देयर इज अ नेट लॉस। तो ये जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने से हमारे को मिलता है। नेक्स्ट, इसकी जर्नलिटीज भी देखते हैं। मैंने जर्नलिटीज का एक तरीका बताया था आपको कि जो भी चीज ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में है, ये लेजर है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक लेजर है। तो जब इसको आप जर्नल में पोस्ट करते हो, तो ऑल दोज इंफॉर्मेशन विच कम्स इन द डेबिट साइड, इसको लेजर से जब जर्नल करते हो तो इसको आप डेबिट साइड में ले लोगे, उल्टा साइड में होगा। जो क्रेडिट साइड में हो डेबिट साइड में चला जाएगा, जो डेबिट साइड में हो वो क्रेडिट साइड में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो डेबिट साइड में है इसको आप क्रेडिट में लिख दोगे। तो डेबिट किसको करोगे? तो जिसका आप अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज, टू ऑफिस रेंट, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंटरेस्ट पेड, टू फ्रेट ऑर्डर, सारे एक्सपेंसेस को आप इस तरह से क्रेडिट कर दोगे। ये जितने भी इनकम है इसको आप क्रेडिट साइड में है, इसको जब आप जर्नल में करोगे तो इसको डेबिट में कर दोगे। तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करोगे। जब आपके पास लॉस आएगा तो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। वही जर्नलिटीज मैंने यहाँ लिख के बताया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस अकाउंट जो डेबिट साइड में अपीयर हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस टू सैलरीज, टू रेंट, टू एडवर्टीजमेंट, ऑल द एक्सपेंसेस, वो यहाँ हमने सारे इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ लिख लिया। दूसरा है इनकम की बात करें तो सारे इनकम, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल द इनडायरेक्ट और नॉन ऑपरेटिंग इनकम शुड बी रिकॉर्डेड। जब हमारे को प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि when the sum total of credit side is greater than the sum total of debit side of P&L, then there is a net profit. And net profit के लिए क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। इसमें भी लॉजिक देख सकते हो कि आपके नेट प्रॉफिट से आपका कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और कैपिटल जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होगा। लॉस में क्या होगा कि when the debit side is greater than the credit side, when the expenses are higher than the income, then of profit and loss account, then there is a net loss, और इसके लिए आप एंट्री पास करते हो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल को इंक्रीज होता है, और जब लॉस होगा तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा। कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए क्रेडिट और कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए डेबिट। फॉर्मूलेज की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको 3 फॉर्मूलेज बताए, ग्रॉस प्रॉफिट का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और नेट प्रॉफिट का। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने सेशन 1 में बात कर ली थी, जिसमें हमने नेट परचेजेस, नेट परचेजेस, सेल्स, नेट सेल्स, एडजस्टेड परचेजेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस हमने कर लिया था। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के और नेट प्रॉफिट के, जो हमारे रिमेनिंग फॉर्मूलेज हैं। ये टोटल फॉर्मूलेज हैं। इन टोटल फॉर्मूले के ऊपर कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और मोस्टली चांस किसके हैं, एडजस्टेड परचेजेस पूछा जा सकता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा जा सकता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, तो इसके ऊपर पूछा जा सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 बेसिस पे कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये आपको मैं बताऊं बहुत सिंपल सी चीज, ये मिड में है। जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सेकंड प्लेस पे जो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड लास्ट में जो कैलकुलेशन होता है वो नेट प्रॉफिट हो सकता है। मैं ये ऐसे क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझो। डिराइव करने के टाइम में जब ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे जाएंगे तो सर्टेन एक्सपेंसेस और इनकम को रिस्पेक्टिवली सब्ट्रैक्ट और ऐड कर देंगे आप, तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन नेट प्रॉफिट से आपके पास गिवन है और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली जो भी आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कैलकुलेशन में नेट प्रॉफिट को निकालने के टाइम जो भी सब्ट्रैक्ट करा था और ऐड करा था उसका आप रिवर्स कर दोगे, अभी आपको फॉर्मूले में वो रिफ्लेक्ट होगा, तो बेटर और समझ में आएगा। जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूं तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास दिया हुआ है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप माइनस कर देंगे और ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देंगे। जब भी मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करता हूं बच्चों, तो इसका मतलब है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो रेंट पेड करते हो, सैलरी पे करते हो एम्प्लॉय को, ऑफिस के एम्प्लॉय को, तो वो आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कस्टमर को डिस्काउंट ऑफ करना, एडवर्टीजमेंट देना। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये हो सकता है। अब मैं नेट प्रॉफिट के में चलता हूं। जब मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी माइनस कर दूंगा, ये माइनस का साइन, और ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर दूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है एग्जैक्ट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो हमने बिजनेस करा है, जितना हमने सारे एक्सपेंसेस को हम देखें तो बिजनेस में जो एक्सपेंसेस हमने करे हैं उसके बदले हमें जो हमें प्रॉफिट मिलता है डे टू डे बेसिस पे, उसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलते हैं, जो कैलकुलेशन जिसकी एट द एंड ऑफ द ईयर होती है। नेट प्रॉफिट जो होता है वो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड आफ्टर एडिंग ऑल द अनरियलाइज्ड इनकम। अनरियलाइज्ड इनकम का मतलब है नॉन ऑपरेटिंग इनकम से मेरा, अनरियलाइज्ड का मतलब ये नहीं कि इनकम मिला नहीं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो एग्जांपल है इससे बिजनेस नहीं चलता। बेसिकली हमने एक एसेट्स को डे टू डे बेसिस पे डील नहीं करते, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है।
लेकिन कभी हमने सेल करा और सपोज वो हमने हायर वैल्यू पे सेल कर दिया तो हमारे को प्रॉफिट मिल गया, और उस प्रॉफिट को हम यहाँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम के कैटेगरी में रखते हैं और उसको भी हम ऐड बैक कर लेते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से दूसरा फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब गिवन है, ये नेट प्रॉफिट हम कब कैलकुलेट करें, जब ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। दूसरा, जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है और इसके थ्रू से हमें नेट प्रॉफिट पे पहुंचना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ये माइनस है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस कर लेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर लेंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने माइनस कर दिया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आपने प्लस कर दिया, तो आप नेट प्रॉफिट पे पहुंच गए। अब नेट प्रॉफिट से फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आपको आना है, तो आपने फॉलो क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को आप प्लस कर दोगे, तो आपको फिर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप घर से जब अपने स्कूल कॉलेजेस जाते हो, तो जो आपको रोड के लेफ्ट साइड में दिखता है, वो जब आप वापस अपने घर की तरफ, स्कूल कॉलेज से घर की तरफ जाते हो, तो आपको राइट साइड में दिखेगा। व्हाट आई मीन टू से हियर इज कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नॉट नेट प्रॉफिट तक जो भी मैंने ऐड करा है या सब्ट्रैक्ट करा है, तो जब मैं नेट प्रॉफिट से वापस आऊंगा, तो जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया उसको मैं ऐड कर लूंगा, जो मैंने ऐड किया वो मैं उसको क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। दिस इज द लॉजिक, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले ही इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। नेक्स्ट, मैंने कुछ एग्जांपल लिया, छोटा सा एग्जांपल लिया ताकि इसमें क्लियर हो जाए। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है और उसके सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर है, सैलरीज है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है, पोस्टेज है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स है, कमीशन रिसीव्ड है, सेल्स एक्सपेंसेस हैं। आप इसमें देखो कि कौन सा एक्सपेंसेस है हमारा। जैसे मैं ये एक्सपेंसेस है तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मैंने पीडी लिख दिया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, एंड डेबिट डी का मतलब डेबिट साइड। सैलरीज को मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इंटरेस्ट एंड पेड ऑन लोन को कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पोस्टेज गिवन है, इसको भी रिकॉर्ड करूंगा मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर्स, हम रिसीव कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे हैं, हम अपने क्रेडिटर्स से, सप्लायर से कुछ डिस्काउंट मिल रहा है हमें, तो बेसिकली ये हमारी इनकम है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन रिसीव जो है ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स एक्सपेंसेस जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करोगे। एक बार इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये इसी स्पेस में मैं ड्रॉ करके देख लेता हूं। तो बच्चों, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, जैसे इन द बुक्स ऑफ में यहाँ नाम दिया हुआ है तो आपको नाम लिखना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मेसर सार्थक, तो आपको लिखना पड़ेगा मेसर सार्थक ट्रेडर्स। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, और ईयर जो एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च 2012 में। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स, तो सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास दिया है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। इसकी जर्नलिटीज हमने क्या करी थी, इसकी जर्नलिटीज याद करिए। इसकी जर्नलिटीज थी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किस साइड में लिखने वाले हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, और ये ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे पास 43,000 का है इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर दें। ठीक है, ये 43,000 है। और इसके बदले में आप ये भी कर सकते हो कि आपने वहां ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखा था, तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हो और करके बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन ये भी लिख सकते हो। बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस हैं, जैसे हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ हम कर रहे हैं 7,000 रुपीज की। उसके बाद हम सैलरीज दे रहे हैं अपने स्टाफ को,
तो सैलरीज हम अपने स्टाफ को 45,000 की दे रहे हैं। उसके बाद हम इंटरेस्ट, हमने जो लोन लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन जो है हमने 13,000 का है वो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद पोस्टेज जो है वो हमने लिख लिया। पोस्टेज की वैल्यू हमारे पास 2400 रुपीज की है। फिर क्रेडिट साइड में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर हो गया, और ये आपका 6,000 का डिस्काउंट मिल गया। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड है हमारे पास, कमीशन रिसीव्ड है हमारे पास, और ये 1,000 रुपीज का कमीशन रिसीव भी आ गया। सेल्स एक्सपेंसेस आपके पास 10,000 के हैं, तो सेल्स एक्सपेंसेस हमारे पास 10,000 रुपीज के हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट करेंगे कि हमारा क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल कितना है। तो 43 + 6 49 + 1, तो क्रेडिट साइड टोटल ऑफ P&L अकाउंट इज 50,000। एंड इसी तरह से हम अपने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ रहा है। सो 7,000 45,000 52,000 + 13 65 65 + 10 75 75 + 2, तो ये आ रहा है 77,400। कैलकुलेशन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 45 + 7 52 + 13 65 10 75 77,400। अब आप देख सकते हो कि हियर यू फाइंड योर डेबिट साइड इज एक्सीडिंग क्रेडिट साइड, तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। हमारा जो एक्सपेंसेस है वो 77,400 का है, और हमारी जो इनकम है वो 50,000 की, तो इसका मतलब है कि 27,400 का लॉस आ गया, बिकॉज डेबिट साइड इज एक्सीडिंग credit side. Debit side is recording all the indirect and non-operating expenses, and credit side is representing recording all the indirect income or non-operating income. So your expenses are higher than your income, तो ये आपका net loss हो जाता है। तो इसमें आप 77,400 यहाँ लिख देंगे, 77,400, और जो डिफरेंस है वो हमारा नेट लॉस है। तो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल, ट्रांसफर टू कैपिटल, और ये जो डिफरेंस है 27,400 रुपीज का, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसमें आपने देखा था कि जब मैंने फाइनल अकाउंट्स का बताया, तो फाइनल अकाउंट्स में दो चीजें बनती है, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट जहां से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां से आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलता है। दूसरी चीज है जो पोजीशन स्टेटमेंट, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, उसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट बनाने के तीन तरीके हो सकते हैं, लिक्विडिटी मेथड, परमानेंस मेथड और मिक्स्ड और मार्शलिंग मेथड। देखो ये जो बैलेंस शीट है, यही बैलेंस शीट आपके स्टेक होल्डर देखते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टेक होल्डर पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आपने स्टेक होल्डर की बात करी थी। तो स्टेक होल्डर का मतलब है जो भी कोई यहाँ आप में इन्वेस्टमेंट करेगा, वो आपकी गुड क्वालिटीज के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। तो परमानेंस मेथड का मतलब क्या, जो परमानेंट चीजें हैं, जो इन कैश इजीली नहीं हो रही हैं, जो विद इन अ ईयर इन कैश नहीं हो रही है, उनको हम परमानेंट मेथड बोलते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है ये परमानेंट मेथड से है। लेकिन सपोज किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल है, जो वो कंपनी बहुत फास्ट ग्रोथ में है, उसके जो कैश फ्लोज हैं वो बहुत फास्ट में है, तो वो लिक्विडिटी मेथड से बना सकते हैं। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो आपको परमानेंस मेथड से बनाना चाहिए। तो यहाँ ये लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटी साइड, राइट हैंड साइड एसेट साइड। लायबिलिटीज में आपको पता है लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों को आप एकोमोडेट करते हो। सबसे पहला होगा कैपिटल, तो कैपिटल को आपने एकोमोडेट कर लिया। दूसरे बात हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, एंड तीसरा हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, जिसको हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। कैपिटल आपके पास आ गया, इसमें नेट प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर लोगे, नेट लॉस होगा तो उसको माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एडिशन टू द कैपिटल, उसको प्लस कर लोगे। ड्रॉइंग्स होगा तो उसको माइनस कर लोगे। इनकम टैक्स होगा तो इसको माइनस कर लोगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा तो इसको भी आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। तो ये वाला वैल्यू जो आपका आएगा, ये आपका कैपिटल का एग्जैक्ट, क्योंकि कैपिटल को कुछ चीज इंक्रीज करते हैं, जैसे नेट प्रॉफिट, तो कैपिटल के वैल्यू को इंक्रीज करती है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू को इंक्रीज करती है। ड्राइंग्स कैपिटल को डिक्लाइन करती है, क्योंकि उसमें से कुछ भी अमाउंट इन फॉर्म ऑफ कैश और इन फॉर्म ऑफ काइंस बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज के लिए करा, और यहाँ रिकॉर्ड किसका अकाउंट हम कर रहे हैं, बिजनेस का अकाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये फाइनल कैपिटल हमने यहाँ लिख दिया। रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी प्रॉफिट होती है वो रिजर्व एंड सरप्लस आपका आ गया। मॉर्गेज, लोन, लोन फिर से आ गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सन्ड्री और ट्रेड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये जो मॉर्गेज हो गया, ये देखो ये पूरा सेगमेंट आपका यहाँ तक कैपिटल का हो गया। ये वाला जो सेगमेंट है आपका, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का हो गया, और ये सेगमेंट जो हो गया ये आपका हो गया करंट लायबिलिटीज का। तो पहले हमने क्या लिखा, पहला हमने लिखा कैपिटल फर्स्ट पेज में। कैसे पता चलेगा ये परमानेंट है या लिक्विडिटी है, तो यहाँ पहले कैपिटल है, दूसरे बाद आपका लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और करंट लायबिलिटीज को हमने बाद में लिखा है थर्ड में। इस साइड में हम देखें गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बिजनेस प्रीमाइसेस, फ्रीहोल्ड एंड लीजहोल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारे आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। ये आपके सारे हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो उसमें दोनों हो जाते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो नॉन करंट एसेट्स के नीचे में बेसिकली आपका फिक्स एसेट आ जाता है, इन्वेस्टमेंट आ जाता है, फिक्स एसेट के नीचे में टेंजिबल और इनटेंजिबल आ जाता है। जैसे गुडविल इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क आर वेरी गुड एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल, बिजनेस प्रीमाइसेस, freehold, leasehold land, land and building, plant and machinery, furniture and fixture are very good example of tangible assets. Investment जो मैंने बताया कि नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है। ठीक है जी, तो ये नॉन करंट एसेट्स आपने पहले पोजीशन पे लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपका सेकंड वाला हो गया, इसको बोलते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, सपोज ये जो है वो परमानेंस मेथड से है, लेकिन सपोज एग्जाम में ये पूछा जाए आपसे कि इसको लिक्विडिटी मेथड से करके आए, और वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको सिर्फ लिक्विडिटी मेथड से करना है, परमानेंस मेथड से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपको आना चाहिए। तो लिक्विडिटी मेथड में क्या होगा कि विच इज मोर क्लोजर टू कैश। लिक्विडिटी का मतलब क्या, विच इज मोर क्लोजर टू कैश। लिक्विड क्या है, सबसे ज्यादा कैश है, तो विच इज मोर क्लोजर टू कैश। तो जो आपने नंबरिंग 1 to 3 में दिखाई है वो लायबिलिटी साइड में आप 3 to 1 में कर देंगे। मतलब सबसे पहले करंट लायबिलिटीज दिखा देंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और लास्ट में क्या दिखा देंगे आप, कैपिटल को दिखा देंगे। इस साइड में जो आपने करा इसका भी नंबरिंग चेंज कर लेंगे, तो जो आपने यहाँ 1-2 किया था उसकी जगह आप क्या करेंगे 2-1 कर देंगे। मतलब करंट एसेट्स को पहले लिख देंगे और नॉन करंट एसेट्स को उसके बाद आप लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका लिक्विडिटी मेथड। और मिक्स्ड और मार्शलिंग मेथड क्या होगा, आपको लिक्विडिटी का आइडिया लग गया है, परमानेंस का आइडिया लग गया है, तो एक साइड आपने लिक्विडिटी फॉलो कर लिया, दूसरे साइड आपने परमानेंस फॉलो कर लिया, या एक इस साइड आपने परमानेंस फॉलो कर दिया और दूसरे साइड एसेट साइड आपने लिक्विडिटी फॉलो कर लिया। इसको हम मिक्स्ड मेथड और मार्शलिंग मेथड भी बोलते हैं। कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो परमानेंस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अ बिग क्वेश्चन, इसमें हम पहले समझते हैं कि हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें पहले हम कैटेगराइज कर लेते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करें कैटेगराइज कर लें। जैसे ट्रेडिंग के डेबिट में आता है तो आप टीडी लिख दीजिए, टी फॉर ट्रेडिंग और डी फॉर डेबिट। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा तो टीसी लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा तो पीडी लिख दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा तो पीसी लिख दीजिए। इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ जब आप 2 4 5 क्वेश्चन में करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसके लिए अपने रेफरेंस के लिए बीए लिख लीजिए, बी फॉर बैलेंस शीट, ए फॉर एसेट्स। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिख है तो बी एल लिख दीजिए, बी फॉर बैलेंस शीट, एल फॉर लायबिलिटीज। तो ये जो ओपनिंग स्टॉक है इसको आप ट्रेडिंग के डेबिट में रिकॉर्ड करते हो, सेल्स को ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो। ये जो परचेज रिटर्न है इसको ट्रेडिंग के डेबिट में आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हो। तो मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये ब्रैकेट ले लिया मैंने, ब्रैकेट का मतलब माइनस है, और ये कहां से माइनस हो जाएगा, परचेजेस से माइनस होगा। परचेजेस एक्चुअली ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते हैं। डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, तो पीडी हो गया ये। ठीक है जी, लॉस टू फायर ये भी पीडी हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी आपका पीडी हो गया। सैलरीज पीडी हो गया। डिविडेंड रिसीव्ड ये आपका पीसी हो गया। रेंट रिसीव्ड ये आपका पीसी हो गया। सेल्स रिटर्न ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम सेल्स, और सेल्स को कहां दिखाते हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, टीसी।
चैरिटी जो है इसको कहाँ दिखाएंगे आप, पीडी में दिखाएंगे। कमीशन रिसीव पीसी है, वेजेस, वेजेस को टीडी आप लिखेंगे, टीडी लिखेंगे तो ये वेजेस आपका टीडी में आ गया। बैड डेट रिकवर जो है वो आपका पीसी में आ जाएगा। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में कर लेंगे, तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा और उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट भी इसी से आ जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही फॉर्मेट के नीचे बनाएंगे। जो ये है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, एक ही फॉर्मेट के नीचे बनाएंगे, क्योंकि अभी तक हम जो भी कर रहे थे ट्रेडिंग अकाउंट का सेपरेट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी सेपरेट कर रहे थे। अब आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है। इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, दोनों नॉमिनल अकाउंट ही रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इसलिए हम एक ही फॉर्मेट के नीचे लिख रहे हैं। तो पहला हो गया ट्रेडिंग, साथ में लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। क्वेश्चन में जिसके बुक्स में लिखा हुआ है उसका नाम लिख लेंगे आप, और जब भी जो भी टाइम पीरियड गिवन है वो आप टाइम पीरियड भी लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, यहाँ पर्टिकुलर्स जो आपका फॉर्मेट है फॉर्मेट को ही फॉलो करना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले अपना ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक हमने लिख दिया। जो भी आपने जहाँ पीडी लिखा है या पीसी लिखा है उसको सबसे पहले आप लिखेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपने यहाँ लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक आपके पास वैल्यू है 35,000 की, 35,000 का ओपनिंग स्टॉक है आपका। नेक्स्ट क्रेडिट में सेल्स है आपका, और आपको पता है सेल्स रिटर्न भी साथ में दिया हुआ है, तो इसको इनर कॉलम में लिख देंगे, सो दैट यू कैन आफ्टर डिडक्शन आप इसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लेंगे। नेक्स्ट आपके पास परचेजेस है 65,000 की, और इसमें भी आपको पता है परचेजेस रिटर्न मेंशन है, तो परचेजेस को आप डेबिट साइड ले लेंगे 65,000 का, और इसमें से परचेजेस रिटर्न आप माइनस कर देंगे। तो परचेजेस रिटर्न जो है वो यहाँ से आप माइनस कर दें। परचेज रिटर्न की वैल्यू है बच्चे 6,000 की, तो 65,000 माइनस 6,000 विल गिव यू हाउ मच, 59,000 आउटर कॉलम में ले लिया हमने। उसके बाद हमारे पास और क्या क्या है, डिस्काउंट अलाउड आपके पीएनएल अकाउंट में। अच्छा, साथ के साथ आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट कितना स्पेस ले रहा है, तो अब साथ में आप पीएनएल अकाउंट भी साथ के साथ स्टार्ट कर सकते हो। जैसे डिस्काउंट अलाउड जो है हमारा नेक्स्ट टर्म है, और आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, तो इसको साथ के साथ आप करो। इसमें क्या होगा, साथ में बनाने से आपका टाइम बचेगा। तो डिस्काउंट अलाउड आपका 1,500 रुपीज का है। लॉस बाय फायर आपके पास गिवन है, लॉस बाय फायर जो गिवन है वो हमारे पास 3,400 का गिवन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,100 रुपीज का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे पास 2,100 रुपीज का है। सैलरीज 8,600 रुपीज की है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड आपके पास क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो बाय डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड आप इसको क्रेडिट साइड में लिख लीजिए, और ये हो गया आपका 9,000 रुपीज का। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आपके पास है 5,000 रुपीज का। उसके बाद आपके पास सेल्स रिटर्न आ गया फिर से, तो चलिए हमने टाइम खराब नहीं करा, सेल्स रिटर्न बहुत बाद में आया है, तो हमने तब तक पीएनएल अकाउंट के में लिख लिया था। सेल्स रिटर्न हमारे पास है 7,000 रुपीज का, तो 7,000 सेल्स रिटर्न का हम यहाँ डिडक्ट कर दें तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी
73,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चैरिटी हमारे पास है, तो चैरिटी यहाँ लिख देंगे क्योंकि एक्सपेंस है आपका। चैरिटी इज फॉर 1,600। कमीशन रिसीव जो है वो आप इनकम है आपकी, यहाँ लिख लेंगे आप। कमीशन रिसीव जो है वो आपकी इनकम है, और कमीशन रिसीव का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 1,100 का दिया हुआ है। उसके बाद वेजेस है, आपको पता है ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बड़ा अच्छा एग्जांपल है। तो वेजेस आप 1,300 यहाँ लेने वाले हैं। बैड डेट रिकवर्ड आपका इनकम है, और ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। बैड डेट रिकवर का मतलब आपको पता है, ये बैड डेट का मतलब क्या होता है? जब जिस कस्टमर से हमारे को पैसे नहीं मिलते उसको हम बोलते हैं बैड कस्टमर। द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर, उसको हम बैड कस्टमर बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। और हम ये एज्यूम नहीं करते कि वो पैसे हमारे को मिलने चाहिए। तो बेसिकली वो पैसे हमारे को जब मिल जाए तो वो हमारे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम का एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक जो है 43,000 का दिया हुआ है, इसको आप यहाँ लिख लो, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब बस हो गया, अब हमें ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट आपने लिख लिया, और ये 43,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। अब आपने कंपेयर करना है कि आपका पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का रफ में आप देख लो कि डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, एंड फिर डिसाइड करो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। सिमिलरली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी रफ में डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल है, वो फिर डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस है। तो 73 प्लस 43, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 1,16,000। 1,16,000, ठीक है जी। और डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, तो 35 प्लस 59, तो 30 प्लस 50 हो गया 80, 81, 81, 90, 95, 300. 95, 300 is the total of the debit side. Again, I'll make the total. So 50 plus 30, 80, 81, 9, 81, 90, 95, 95, 300. So here we find कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वो आपके डेबिट साइड को एक्सीड कर रहा है। तो जो भी डिफरेंस है उसको हम ले लेते हैं। तो डिफरेंस कितने का है? 700 का, ठीक है, और 0, 2, तो ये 20,700 का ये आपका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। 20,700 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो हम लिखेंगे क्या? जो हायर बैलेंस है, जैसे यहाँ 1,60,300 का बैलेंस है, इस साइड भी 1,16,300 का बैलेंस है, एंड वी फाइंड द क्रेडिट साइड इज एक्सीडिंग डेबिट साइड बाय 20,700। तो यहाँ हम लिख सकते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L अकाउंट, और ये वैल्यू आप 20,700 लिख दोगे। आपने देखो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन लिखा है, तो आप यहाँ के लिखोगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन लिख दोगे। कंटिन्यूएशन में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, और ये आपने ट्रांसफर कर दिया है, तो 20,700 आपने ट्रांसफर कर दिया है। अब का टोटल कर लो, तो 20,000, 29,000, 29, 34, 35, 35 और 38 हो गया। 38, 38, 38 और 39, 39,200, 39,200 अगेन आई चेक। तो 20, 29, 34, 35, 38 एंड 700 प्लस 400, 1100 और 1200, तो ये हो जाएगा हमारा 39,200। ठीक है जी। डेबिट साइड का हम देख लेते हैं, तो 1,500 इसका पहले देखते हैं। 3, 4, 6, 14, 15, 15 तो ये हो गया, एंड उसके बाद आपके पास है 500, 900, 1000, 1000 एंड 1200, तो ये हो गया 2200। सो बेसिकली 17,200 का बैलेंस आपका डेबिट साइड का होगा। सो हियर ऑल्सो यू फाइंड कि आपका क्रेडिट साइड जो है वो आपके डेबिट साइड को एक्सीड कर रहा है, तो ये भी नेट प्रॉफिट हो गया, तो इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए आप। तो ये डिफरेंस जो है वो 22,000 का आपका ये डिफरेंस निकल गया, और ये आपका नेट प्रॉफिट है। तो लिखना क्या है? क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में दोनों साइड में आपको हायर बैलेंस को लिखना है,
हायर बैलेंस जो है वो 39,200 का बोथ द साइड्स है, और यहाँ जो डिफरेंस है वो आप लिखोगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, और ब्रैकेट में लिख दोगे ट्रांसफर टू कैपिटल टू कैपिटल, और यहाँ आप 22,000 दिखा दोगे। तो ये बेसिकली आपका कंप्लीट ट्रेडिंग अकाउंट बन गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ में बन गया। बैलेंस शीट अलग से बनेगा। अब बैलेंस शीट स्टार्ट कहाँ से होगा, तो ये जैसे प्रॉफिट है, देखिए बैलेंस शीट के एक बार फॉर्मेट में आपको विजिट कराता हूँ। जैसे आपके पास कैपिटल गिवन होगा और यहाँ से जो आपको प्रॉफिट मिला है, ये जो प्रॉफिट 22,000 का मिलेगा, देखो ट्रेडिंग का प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट आ गया। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो कैपिटल में से ये नेट प्रॉफिट हो गया, इसको ऐड कर दोगे। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, रिजर्व्स की हो, मॉर्गेज की हो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की हो और करंट लायबिलिटीज की हो, वो आप यहाँ फिल करते जाएंगे। जो एसेट में जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसकी वैल्यू के साथ आप यहाँ फिल करते जाएंगे। पहले आप जैसे परमानेंस फॉलो करें तो नॉन करंट एसेट्स को लिख लो, मतलब टेंजिबल, इंटेंजिबल और इन्वेस्टमेंट को लिख लो, फिर करंट एसेट्स को लिख लो, एंड लास्ट में ये दोनों साइड मैच कर जाएगा। ये दोनों साइड की वैल्यू दोनों साइड की इक्वल आ जाएगी। इक्वल आ गई इसका मतलब करेक्ट है, उसमें भी इनकरेक्ट के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इक्वल आ गया तो मोस्टली आपका करेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ट्रेडिंग के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का हमने सीखा। अब इसके बाद आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के सारे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन जो कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जैसे मैंने बना के बताया वैसे आपको बनाना है, और उसके एक्सटेंशन में आपको बैलेंस शीट भी करनी है। तो ये पूरा कंप्लीट होता है हमारा विदाउट एडजस्टमेंट। इसके बाद हम विथ एडजस्टमेंट सीखेंगे, जिसमें हमने 15-17 एडजस्टमेंट जो है उसके बारे में बात करें। थैंक यू सो मच।